नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, आज संविधान का हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि हमारे देश का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, हमारे देश का संविधान किस तरह से बनना शुरू हुआ। इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे संविधान का अर्थ, संविधान की परिभाषा, संविधान के प्रकार, और हमें पूरा विश्वास है कि वह अध्याय आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आज अब हम लोग दूसरे अध्याय पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो आप सबको पता है कि भारत का संवैधानिक विकास से पहले थोड़ा सा हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन पहले इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 को। 1600 ईस्वी में वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता था, और उसमें कुल 217 साझेदार थे। उस कंपनी को 15 वर्ष के लिए एक एग्रीमेंट के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने से पहले 1608 ईस्वी में वहां का इंग्लैंड का जो शासक था जेम्स प्रथम, राजा का नाम था जेम्स प्रथम, कैप्टन हॉकिंस नामक एक अंग्रेज को भारत के तत्कालीन शासक, भारत का उस समय जो शासक था जिसका नाम था जहांगीर, मुगल वंश का शासक था, उसके दरबार में 1608 ईस्वी में भेजा। और उसके बाद एक और अंग्रेज आया था 1615 ईस्वी में, जिसका नाम था सर थॉमस रो। ये दोनों अंग्रेज जब आए तो इंग्लैंड का शासक जेम्स प्रथम था और भारत का शासक जहांगीर ही था। और वे जब आए तो भारत में धीरे धीरे उनको व्यापार की अनुमति मिली। उसके बाद यहाँ पर ये अपनी कंपनी को व्यवस्थित रूप देने के लिए यहाँ पर अपनी ऑफिस खोले, जिसे हम लोग कहते हैं कि इनका मुख्य कार्यालय या इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी। तो ये धीरे धीरे भारत में व्यापार करना शुरू किए, लेकिन उसी सिलसिले में समय समय पर उन लोगों के द्वारा अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों आदि में परिवर्तन भी करते रहे। तो भारत का संवैधानिक विकास दो प्रकार से हुआ था। पहला पढ़ते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, और दूसरा है इसका पार्ट, दूसरा हम लोग कहते हैं ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो अभी हम लोग का पहला एक मेन है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला ही एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। पहला एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये आया था, और इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के द्वारा भारत में बहुत सारे सुधार हुए। जो बंगाल का गवर्नर था, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, उसके पद नाम को बदल दिया गया और उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपको यहाँ लिखवाए हैं कि गवर्नर के पद को समाप्त कर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। और दूसरा जो इस एक्ट के तहत कार्य हुआ, तीनों जो प्रेसिडेंसियां थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, उसी के देख रेख में उसको कर दिया गया। नेक्स्ट कार्य हुआ था 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसी एक्ट के द्वारा 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 1774 में हुई थी कलकत्ता में, लेकिन किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। पूछ देता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा।
किस सन में स्थापना हुआ, सन पूछ देगा तो 1774 में। कहाँ हुआ, कलकत्ता में। और उस सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 न्यायाधीश होते थे, 3 अन्य होते थे, एक मुख्य होता था। और उस सुप्रीम कोर्ट का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे उस सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। तो इस तरह से हम पढ़े कि भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुआ, 1774 में हुआ। कुल न्यायाधीश थे 4, जिसमें एक मुख्य, 3 अन्य होते थे। पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों को इस एक्ट के द्वारा, कंपनी के जो कर्मचारी थे बिना किसी लाइसेंस के उनके पर्सनल या निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा एक और कार्य हुआ था, कंपनी के कर्मचारी किसी भारतीय से रिश्वत नहीं ले सकते थे और न ही कोई उपहार आदि ले सकते थे। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये सब महत्वपूर्ण कार्य हुए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो पिट्स इंडिया एक्ट एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे उसके बाद के जो चार्टर हैं, इन सब से एग्जाम में प्रश्न अक्सर आ जाते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कौन से कार्य हुए, या फला कार्य किस चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ, किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो सब एक एक बातें समझ में आती जाएंगी। तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो कार्य हुआ, तो इसमें पहला है व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट पहले तो याद रखिए 1784, पिट्स इंडिया एक्ट जो था यह 1784 में आया था, 1784 ध्यान दीजिएगा, 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस एक्ट के द्वारा व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। अब व्यापारिक जो कार्य था उसके लिए निदेशक मंडल को नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल, हम और आप देखते हैं कि नगरों में एक व्यापार मंडल होता है, तो यहाँ निदेशक मंडल, व्यापार वाला कार्य निदेशक मंडल, और राजनीतिक कार्य जो था वह नियंत्रण बोर्ड को दे दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछ देता है कि व्यापारिक कार्य किसके अंतर्गत रखा गया, वह राजनीतिक कार्य किसके अंतर्गत रखा गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए, अंग्रेज जो थे भारत में कोई अवैध कार्य करते थे तो उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना हुई। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना हुई। जैसे आप पढ़ेंगे कि जो वारेन हेस्टिंग्स था, जब उसका गवर्नर का कार्यकाल समाप्त हो गया, इंग्लैंड गया, तो बर्क ने उसके ऊपर अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया था, लेकिन बाद में वो बरी हो गया। तो भारत में जो भी कर्मचारी या अधिकारीगण होते थे, कोई अवैध कार्य करते थे, तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। किस एक्ट के द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल जो था उसको देशी राजाओं से युद्ध करने, जो देशी रियासतों के राजा थे उनसे यदि युद्ध करना था, चाहे उनसे संधि करनी थी, तो युद्ध या संधि करने से पहले कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनसे अनुमति लेना, उनसे सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये सब कार्य हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा जो कार्य हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही एक है, गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को निरस्त करने, गवर्नर जनरल जो था उसको अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। वह विशेष परिस्थितियों में, गवर्नर जनरल जो था विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को वह निरस्त भी कर सकता था या फिर लागू भी कर सकता था, उसको यह एक अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चार्टर अब आएगा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, तो इसमें यह है
कि इसके द्वारा कंपनी के जो अधिकार पत्र है या उसका अधिकार जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इसके बाद हर 20-20 साल के अंतराल पर कंपनी का अधिकार पत्र बढ़ता जाता था। जैसे हम देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 20 जोड़ेंगे तो 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें 20 जोड़ेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें 20 जोड़ेंगे तो 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस तरह से अब 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के जो अधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट जो है वह है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे उन व्यापारिक अधिकारों में केवल 2 को छोड़कर पूरे व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया। कंपनी से व्यापारिक अधिकार ले लिया गया, लेकिन 2 कौन कौन से अधिकार नहीं लिए गए। पहला था चीन के साथ व्यापार, अर्थात कंपनी चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, और चाय का ये पूरा व्यापार, इन 2 व्यापारों को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा पहला जो कार्य हुआ यही हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे वह छीन लिए गए, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार वह कर सकती थी। और इस एक्ट में एक और कार्य महत्वपूर्ण हुआ था कि पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार भारतीयों के शिक्षा पर या भारतीयों के लिए शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बना। तो पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर पूछ देता है, भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत आया, तो 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए, जहाँ से परीक्षा में अधिकतर आ जाता है। तो पहला जो कार्य हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह से उस समय जो तत्कालीन बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और वह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो इसी एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा या बनाया गया। नेक्स्ट है कंपनी का, जो हम लोग पढ़े थे 1813 के चार्टर एक्ट में कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन 2 व्यापार को छोड़कर कंपनी के पूरे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक अधिकार था और चाय का व्यापार था, ये दोनों अधिकार भी छीन लिए गए। अर्थात 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए और कंपनी का सिर्फ राजनीतिक अधिकार ही रह गया। उसका मुख्य कार्य था भारत में राजनीतिक कार्य अर्थात शासन चलाना, जबकि व्यापारिक अधिकार उससे छीन लिया गया। नेक्स्ट है एक नया पद बनाया गया। एक नया पद जो है जिसका नाम था कानूनी सदस्य होता था, उस पद का नाम, तो वह सृजित किया गया, बनाया गया। और इस पद पर सबसे पहला जो व्यक्ति आसीन हुआ, जो बना, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ये वही लॉर्ड मैकाले है जिसे भारत में अंग्रेजी भाषा का जन्मदाता माना जाता है, जिसने भारत में अंग्रेजी भाषा का शुरुआत किया। इसने निस्यंदन या स्थनन सिद्धांत भी लागू किया था। ये वही लॉर्ड मैकाले है जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में पहला कानूनी सदस्य बना। 1833 के अंतर्गत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, नियुक्ति के आधार पर योग्यता। नियुक्ति जो होती थी योग्यता के आधार पर होती थी। तो जितने भी सरकारी पद, इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो सरकारी पद होंगे उन पदों पर जो नियुक्ति होगी वह योग्यता के आधार पर मापदंड
एक बनाया जाएगा, उस आधार पर नियुक्ति होगी, अर्थात सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट पढ़े। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियां जो है, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया। जो विधायी शक्तियां होती है, जो कानून बनाते हैं, विधेयक संबंधी शक्तियां, उसको कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा एक और कार्य हुआ, सिविल सेवकों, जो सिविल सेवकों की भर्ती होती थी, उस भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया कि खुली प्रतियोगिता के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती होगी। तो इस तरह से हम लोग जो भी पढ़े 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक जितने भी बीच में ये अधिनियम या एक्ट आए, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत माने जाते हैं। दोस्तों 1853 के बाद आप जानते हैं कि भारत में 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद ऐसा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः न हो, इसलिए बहुत सारे संशोधन हुए और उस संशोधन को महारानी विक्टोरिया के आज्ञा पत्र के द्वारा जारी किया गया और उसके बाद एक अधिनियम लागू हुआ जिसे हम लोग कहते हैं 1858 का अधिनियम। महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारे सुधार किए गए। वे सभी सुधार किए गए जिनके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के कारण उनके परिणाम को हम इतिहास के अंतर्गत बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस इतना ही समझ लीजिए कि 1857 की क्रांति के बाद ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का शासन इंग्लैंड की संसद को दे दिया गया। तो अब हम लोगों का जो भारत का संवैधानिक विकास में हम लोग पढ़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, वह 1853 के चार्टर एक्ट के बाद खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो इसमें पहला जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति में भारतीयों की पराजय हुई, तो अंग्रेजों ने सोच समझकर एक नया अधिनियम लागू किया जिसे हम लोग कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें पहला ही है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। इस एक्ट के द्वारा भारत में हम बताए हैं कि कंपनी के शासन, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की संसद को सौंप दिया गया, इंग्लैंड के क्राउन को सौंप दिया गया। अब इंग्लैंड की संसद जैसे नियम बनाए वैसे भारत में लागू होगा, ये प्रावधान कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें और हुआ, ध्यान से देखिएगा, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। पद मतलब पद नाम, गवर्नर जनरल के पद नाम को समाप्त करके एक नया पद दिया गया जिसका नाम था वायसराय। तो पूछ देता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग यहाँ लिखे हैं, लॉर्ड कैनिंग। और यही पहला वायसराय भी बना। यह अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी माना जाता है और भारत का पहला वायसराय भी हुआ। लेकिन स्वतंत्र भारत का पूछ देता है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो इस तरह से 1858 का ये अधिनियम पढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने की शुरुआत की गई। भारतीयों को भी शासन में कुछ अधिकार, कुछ पद दिए गए और इसके द्वारा एक और कार्य किया गया। गवर्नर जनरल जो था, विशेष परिस्थितियों में उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कि जब उसे आवश्यकता महसूस होती थी विशेष परिस्थितियों में, तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। जैसे आज वर्तमान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट, इसी एक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मद्रास और बंबई
प्रेसिडेंसी को भी विधायी शक्तियां दे दी गई, और जब इनको विधायी शक्तियां दे दी गई तभी से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो इस तरह से हम लोग अभी पढ़े भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, और इसी एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट जो होता था, जो केंद्रीय परिषद के जो सदस्य होते थे भारतीय सदस्य, उन सदस्यों को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने या बहस करने की शक्ति दी गई। तो इस तरह से हम लोग 1892 का यह भारत परिषद अधिनियम पढ़े। अब इसके बाद नेक्स्ट ब्रिटिश संसद के अंतर्गत संवैधानिक विकास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, और इस एक्ट के द्वारा, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुस्लिम जो उम्मीदवार थे उनको मुस्लिम मतदाता ही चुनाव दे सकते थे, उनका निर्वाचन कर सकते थे। तो यह एक ऐसा नियम था अंग्रेजों की, एक ऐसी चाल थी जिसके द्वारा अंग्रेज भारत में हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना चाहते थे। लॉर्ड मिंटो जो था उसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी माना जाता है। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था भारत में हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेज हिंदू व मुसलमानों में फूट डाले, यह सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था, और इसी के द्वारा भारत में अंग्रेजों के द्वारा हिंदू व मुसलमानों में फूट पड़ गई। नेक्स्ट आता है इसमें पहली बार भारत में एक और एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, और सांप्रदायिकता के आधार पर जो केवल मुसलमानों को दिया गया था 1909 में, 1919 के द्वारा सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर दिया गया, अर्थात इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्वाचन में छूट मिली। तो इस तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, और इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई। और एक चीज और इस एक्ट के द्वारा हुआ कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि 10 साल के बाद एक आयोग बनाया जाएगा, और वह आयोग भारत में इस एक्ट के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा इस 10 साल में कौन कौन से सुधार हुए, उन सुधारों की समीक्षा करेगा वह आयोग। और इसी एक्ट में जो प्रावधान ये किया गया था आयोग बनाने का, तो इसी प्रावधान के अंतर्गत 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में कौन कौन से सुधार हुए हैं, लेकिन वो 10 साल प्रावधान था, 10 साल के बाद बनना, तो 1929 में बनना था, लेकिन वो 1927 में उसका गठन हुआ था। तो इस तरह से हम लोग इसमें 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़े, और भारत परिषद अधिनियम 1919। इसके बाद 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 भी इसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, और इससे कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो प्रमुख तथ्यों को हम लिख दिए हैं
कि इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 के भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन, जो द्वैध शासन प्रणाली, दोहरा शासन व्यवस्था था, प्रांतों में लागू, प्रांतों में से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतों में दोहरा शासन या द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया और इसी एक्ट के द्वारा भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के ही द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में। स्थापना 1937 में हुआ था, लेकिन एक्ट कौन था? 1935। इसी एक्ट में प्रावधान था, तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, इसी एक्ट के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के द्वारा ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो ये 1935 के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ब्रिटिश संसद के अंतर्गत संवैधानिक विकास में अब हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पूछ देता है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। सी एटली किस पार्टी का था? लेबर पार्टी का, मजदूर दल का। तो मजदूर दल के जो नेता थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने इंग्लैंड की संसद में एक बिल रखा, एक विधेयक रखा, जिस विधेयक का नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसी अधिनियम के द्वारा हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन वह विधेयक 4 जुलाई 1947 को रखा गया। वह विधेयक 4 जुलाई 1947 को रखा गया और 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। जब वह विधेयक पास हो गया, उसके बाद उसमें जो जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के अंतर्गत कार्य हुआ। तो उसमें पहला ही प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों में विभाजित हो जाएगा। 2 अधिराज्य का मतलब एक भारत होगा, दूसरा पाकिस्तान होगा। उसी अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि दोनों में एक गवर्नर होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। यह भी प्रावधान था कि भारत की आज़ादी के बाद या भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों देशों पर, भारत व पाकिस्तान पे 1947 अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद इंग्लैंड द्वारा लागू कोई भी नियम लागू नहीं होगा, न तो भारत पर और न ही पाकिस्तान पर। साथ ही साथ यह भी प्रावधान था कि भारत में जो भी रियासतें हैं, देशी रियासतें, उन देशी रियासतों के राजाओं को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो भारत में शामिल हों या फिर पाकिस्तान में शामिल हों। यदि भारत में शामिल हो जाते हैं तो भारत के अंग कहे जाएंगे, और पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे तो रहेंगे भारत में, उनका भूभाग रहेगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की चलेगी। और तीसरा विकल्प दिया गया था देशी रियासतों को कि यदि वो न तो भारत में शामिल होना चाहते हैं और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, तो वह अलग से स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में भी रह सकते हैं, और इनके ऊपर न तो भारत की हुकूमत चलेगी और न ही पाकिस्तान की हुकूमत। तो इस तरह से यह 1947 का भारत शासन अधिनियम था। इसमें यह भी बात थी कि एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, और वह सीमा आयोग भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वह पाकिस्तान को दे दिया गया था, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भारत को मिला था। तो इस तरह से भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, और इन शर्तों के साथ भारत व पाकिस्तान दोनों अलग हुए, और इस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन उसके पहले ही संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। भारत को अभी आज़ादी नहीं मिली थी। जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था।
तो अब उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़ेंगे कि हमारे देश का संविधान कैसे बना। अभी तक तो संवैधानिक विकास को हम लोग क्रमशः पढ़े कि भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे कैसे हुआ और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत किस तरह से हुआ। लेकिन संविधान कैसे बना, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, उन सब चीज़ों के अध्ययन को हम लोग अभी नहीं किए हैं अध्ययन। तो उन सब चीज़ों को हम लोग अब विस्तृत रूप से संविधान सभा के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे चुनाव हुआ, किस मिशन के सुझाव पर चुनाव हुआ, उन सब चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस इतना ही। हमें आशा है, नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि कल इसके पहले जो आप लोग पढ़े थे पहला लेसन, जिसमें था संविधान का अर्थ, प्रकार, परिभाषा आदि को पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़े भारत का संवैधानिक विकास, भली भांति समझ में आया होगा। क्योंकि यह जो आज का जो चैप्टर था इतना लेंदी था, इतना थोड़ा सा मतलब घुमावदार था कि इसमें बहुत ही मेहनत से पढ़ना पड़ता है, तो इसमें से जो प्रमुख तथ्य वो याद रहते हैं। लेकिन संविधान सभा का यदि अध्याय आप पढ़ लेंगे तो पढ़ते समय ही मैक्सिमम बातें आपको याद हो जाएगी, पूरी गारंटी, पूरी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारा आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे पैरामाउंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। आप सबका दिन शुभ हो। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।